आज की क्लास में हम बात करेंगे भाषा संरचना के विविध स्तरों पर। निरंतर हम भाषा विज्ञान के बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करते हुए आ रहे हैं और अपनी समझ को दुरुस्त करने की कोशिश भी है। इसी दौरान हमने अब तक भाषा क्या है पढ़ा, भाषा की अभिलक्षण या भाषा की विशेषताओं पे बात की हमने। उसके बाद भाषा व्यवहार और भाषा व्यवस्था, जिसे आप लॉन्ग और परोल कहते हैं, उसके बारे में हमने बात की। और आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भाषा की संरचना के जो विविध स्तर हैं वो क्या हैं और भाषा संरचना को लेकर भाषा वैज्ञानिकों की क्या राय है, और उस राय के हवाले से हम अपनी एक समझ बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक शब्द यहाँ आ रहा है, संरचना। संरचना के लिए अंग्रेजी में शब्द है स्ट्रक्चर। तो इसे ऐसे समझें कि भाषा कैसे बनती है या भाषा के बनने में, ठीक है ना, कौन कौन सी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमने ये समझा है या इस पे बात भी की है कि भाषा क्या है, और भाषा क्या है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए या इस पे बात करते हुए हमने ये पाया कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि समूहों की एक संरचनात्मक व्यवस्था है, ठीक है, जिसका प्रयोग हम आपस में विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। किसी भाषा के बाह्य रूप को हम उसकी शब्दावली से जान लेते हैं, उसके वाक्यों से समझ लेते हैं, लेकिन भाषा की आत्मा को समझने के लिए उसके आंतरिक स्तरों को भी समझना जरूरी है कि वो कैसे बन रही है। जैसे कि बाहर से हमारा शरीर दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो बाहर शरीर खड़ा है इसके भीतर कितनी सारी मशीनरीज काम कर रही हैं। फेफड़ा अपना काम कर रहा है, दिल धड़कने का काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है। तो भाषा की बाह्य व्यवस्था तो हमें दिखाई देती है जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, शब्दों में, वाक्यों में, प्रोक्ति में, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, हर एक भाषा की अपनी जो व्यवस्था है वो बाहरी तौर पे शब्दों वाक्यों में तो दिखाई देती है, लेकिन भाषा की कुछ आंतरिक संरचना भी होती है, आंतरिक व्यवस्था भी होती है, जिन व्यवस्थाओं से वह साकार रूप ग्रहण करती है। भाषा संरचना के इन्हीं विविध स्तरों पे हम आज की क्लास में बातचीत करेंगे, ठीक है। और भाषा संरचना के इन विविध स्तरों के मोटे तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो मोटे तौर पे हमें क्या क्या स्तर दिखेगा। ध्वनि का स्तर दिखेगा, बोलते हैं हम, वो ध्वनि निकलती है, ठीक है। उस ध्वनि से शब्द बनते हैं, वाक्य बनते हैं, फिर विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ध्वनि के बाद पद आते हैं। पद समझते हैं ना किसे कहते हैं। शब्दों में जब विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह जुड़ जाते हैं तो वो पद हो जाता है। पद के बाद फिर वाक्य आता है, और वाक्य के बाद फिर अर्थ का संप्रेषण होता है। तो ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ, इन चार स्तरों पर भाषा की संरचना पे ज्यादा बातचीत की है भाषा वैज्ञानिकों ने, ठीक है। और आप यह भी देखेंगे कि प्रत्येक स्तर पे ध्वनि हो गया, पद हो गया, वाक्य हो गया, अर्थ हो गया, प्रत्येक स्तर पर भाषा की संरचना अलग होगी, ठीक है। जब हम ध्वन्यात्मक है, कोई एक ध्वनि हम निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए क एक ध्वनि है, ख एक ध्वनि है, ग एक ध्वनि है, एक व्यवस्था है, लेकिन क, म और ल तीनों ध्वनियों को हम मिलाकर जब बोलते हैं तो एक शब्द बनता है। वो शब्द क्या बनेगा? कमल। तो एक व्यवस्था ध्वनि के स्तर पे होगी, अगली व्यवस्था शब्द के स्तर पे, फिर पद के स्तर पे, वाक्य के स्तर पे, और फिर इन सब का अंतिम उद्देश्य होता है अर्थ का संप्रेषण कर पाना, ठीक है। तो भाषिक संरचना के इस स्तर को लेकर के पाश्चात्य विद्वानों ने और भारतीय विद्वानों ने भी बहुत गहन चिंतन मनन किया है, गवेषणा की है, और एक स्थिति देने की कोशिश की है, एक विचार प्रकट करने की कोशिश की है। इस संबंध में जो सबसे पहला विचारणीय नाम आता है भाषा वैज्ञानिक का, भाषाविद थे वो हॉकिट। क्या नाम था उनका? हॉकिट। हॉकिट ने भाषा के 5 स्तर स्वीकार किए हैं। कितने स्तर स्वीकार किए हैं? 5 स्तर किए हैं। पहला था व्याकरणिक, दूसरा था स्वनिमिक, तीसरा उन्होंने जो स्तर स्वीकार किया वह था रूप स्वनिमिक, चौथा आर्थी, और पांचवा स्वनिक, ठीक है। इस तरह से 5 स्तर उन्होंने स्वीकार किए। कौन कौन? व्याकरणिक, ठीक है, स्वनिमिक, रूप स्वनिमिक, आर्थी और स्वनिक। इन पांचों में
पहले तीन को, व्याकरणिक को, स्वनिमिक को और रूप स्वनिमिक को, पहले तीन को उन्होंने केंद्र में माना, यानी कि उनको मुख्य भूमिका में स्वीकार किया, और बाकी दो को कहा कि ये परिधि पर है, यानी कि भूमिका तो है इनकी, लेकिन तीन की भूमिका प्रधान भूमिका है और इन दोनों की भूमिका उसके बाद की भूमिका है, उनको बहुत प्रधान उन्होंने नहीं माना। ठीक है, अर्थात प्रथम तीन जो है वो भाषा के केंद्र में है और बाकी जो बाद के दो हैं उसे उन्होंने उसकी परिधि में माना। ठीक है, अब ये जो 5 स्तर उसे जो उन्होंने माना है उसका थोड़ा सा परिचय हम प्राप्त करेंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी मान्यता क्या है। सबसे पहला जो स्तर उन्होंने माना वह स्तर था व्याकरणिक का। ठीक है, इस व्याकरणिक में उन्होंने कहा कि रूप तथा वाक्य आते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि जब मैं भाषा की विशेषताओं के बारे में बता रहा था, ठीक है, और भाषा की परिभाषा भी जब मैं बता रहा था कि क्या उसकी परिभाषा होगी, उसके क्या कैरेक्टर होंगे, तो मैंने एक कैरेक्टर बताया था द्वैतता, डुअलिटी जिसे कहते हैं। ठीक है, कि भाषा का जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो उसमें 2 स्तर की ध्वनियां होती है, एक सार्थक ध्वनियां होती है और एक निरर्थक ध्वनियां होती है। सार्थक ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? रूपिम कहते हैं, और निरर्थक ध्वनियों को हम स्वनिम कहते हैं। बताया है हमने। अगर बात समझ में नहीं आ रही हो तो वो वीडियो जाके आप फिर से देखेंगे तो उसमें बहुत विस्तार से बातचीत की गई है। तो जो निरर्थक ध्वनियां होती हैं उनका अपना तो कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन वो निरर्थक ध्वनियां मिलकर सार्थक शब्दों के निर्माण में बहुत सहायक होती हैं। जैसे कि एक शब्द आया मदन। ठीक है, तो मदन क्या है? एक सार्थक शब्द है, अर्थ है इसका, सार्थक ध्वनि संकेतों से मिला हुआ है। लेकिन इस मदन को जब आप तोड़ेंगे तो म से अ को निकालिए, द से अ को निकालिए, ठीक है, और न से भी अ को निकाल दीजिए, तो क्या हो गया? आधा म, आधा द, आधा न। ठीक है, इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये सब मिलकर ये निरर्थक ध्वनियां हैं, लेकिन ये निरर्थक ध्वनियां मिलकर सार्थक ध्वनि के निर्माण में सहायक होती हैं। तो व्याकरणिक स्तर पर हॉकिट ने जिन 2 तत्वों की चर्चा की वो थे रूप तथा वाक्य। ठीक है, कि निरर्थक ध्वनियों के मेल से फिर रूपिम यानी कि सार्थक ध्वनि या सार्थक शब्द बनते हैं, फिर उससे वाक्य बनता है और वाक्य के माध्यम से विचार का संप्रेषण होता है। ठीक है, तो हॉकिट का यह मानना था कि पहले स्तर में व्याकरणिक संरचना में उन्होंने महत्व दिया किसको? रूप को, यानी कि रूपिम को, यानी कि सार्थक ध्वनि संकेतों को, और वाक्य को। आई बात समझ में? ठीक है, दूसरा जो उन्होंने कहा वो है निरर्थक इकाइयां, यानी कि स्वनिम, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि ये स्वयं में तो निरर्थक होती हैं, लेकिन सार्थक शब्दों के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और इनके बगैर सार्थक शब्दों का निर्माण संभव नहीं है। इसीलिए भाषा के अभिलक्षण या भाषा के कैरेक्टर में सार्थक ध्वनि समूहों यानी कि रूपिम और निरर्थक ध्वनि समूहों यानी कि स्वनिम, दोनों की द्वैतता है। दोनों आपस में इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि वो शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, और वहां से फिर अर्थ के संप्रेषण में सहायक हो जाते हैं। तो दोनों की जो डुअलिटी है उसे दूसरे में उन्होंने बताने की कोशिश की है कि दूसरे में निरर्थक इकाइयां आती हैं। ठीक है, तीसरा उन्होंने कहा, जो हॉकिट कह रहे हैं कि तीसरा जो स्तर उन्होंने बताया उसमें उन्होंने कहा कि पहला और दूसरा आपस में मिल जाता है। जो बात मैं लगातार कह रहा हूं कि रूपिम और स्वनिम मिल जाते हैं और इनके मिलने से एक सार्थक वाक्य, पद या अर्थ का संप्रेषण होता है। ठीक है, चौथी बात उन्होंने कही, चौथा जो स्तर बताया उन्होंने कहा इसका संबंध अर्थ से है। हालांकि अर्थ को उन्होंने परिधि पे रखा, प्रथम 3 को ही उन्होंने केंद्र में रखा, अर्थ को परिधि पे रखा, पर उनका कहना था कि ये तीनों मिलकर के, ठीक है, रूपिम, स्वनिम और वाक्य इत्यादि मिलकर के अर्थ का संप्रेषण करते हैं। हालांकि अर्थ को वो गौण मानते हैं, प्रथम 3 को वो प्रधान मानते हैं। ठीक है ना, और 5वीं जो व्यवस्था उन्होंने बताई उसमें ध्वनियों का उच्चारण, प्रसारण एवं श्रवण आता है। 5वीं व्यवस्था जो उन्होंने बताई उसमें ध्वनियों का उच्चारण, श्रवण और ध्वनियों का प्रसारण आता है। ठीक है, और हॉकिट भाषा व्यवस्था के इन 5 स्तरों को उपव्यवस्था का नाम देते हैं।
कि ये जो 5 स्तर हैं भाषा व्यवस्था के, उसे हॉकिट ने कहा ये भाषा के 5 उपस्तर हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत से विद्वानों ने इस पे चिंतन मनन किया और कुल मिलाकर जो ज्यादातर विद्वान रहे उन्होंने भाषा के 4 स्तरों की बात की। ठीक है, और ये 4 स्तर कौन से थे? वाक्य था, रूप था, रूप या पद जिसे पद कहा गया है, तीसरा ध्वनि और चौथा अर्थ। ठीक है, वाक्य, पद, ध्वनि और अर्थ। ज्यादातर विद्वानों ने इसके 4 स्तर बताए, लेकिन इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भारतीय भाषा वैज्ञानिक हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, उनकी मान्यता बहुत ध्यान देने लायक है और बहुत विचारणीय और बहुत तार्किकता के साथ उन्होंने भाषा संरचना के जो 6 स्तर बताए वो बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा की संरचना के जो 6 स्तर उन्होंने बताए वे 6 स्तर हैं: अर्थ, प्रोक्ति, वाक्य, पद, शब्द और ध्वनि। ठीक है, कौन से 6 स्तर हुए? अर्थ, प्रोक्ति, वाक्य, पद, शब्द और ध्वनि। देखिए ये ऊपर के क्रम से चल रहे हैं। सबसे पहले अर्थ को बताया, फिर प्रोक्ति कहा। प्रोक्ति क्या है? वाक्यों का समूह है। वाक्यों के समूह से प्रोक्ति का निर्माण होता है, उसको विस्तार से अभी हम जानेंगे। फिर वाक्य कैसे बनते हैं? शब्द से, पद से बनते हैं। पद कैसे बनते हैं? शब्द से बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? ध्वनियों से बनते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ आप देखें तो भोलानाथ तिवारी क्या कह रहे हैं? ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, प्रोक्ति और अंत में अर्थ। ठीक है, तो ये बहुत वैज्ञानिक लगता है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का यह चिंतन, जिन्होंने भाषा संरचना के 6 स्तर बताए। ठीक है, 6 स्तर में जो सबसे पहला स्तर आता है वह है अर्थ। ठीक है, भाषा कोई भी है, दुनिया की कोई भी भाषा, उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? अर्थ का संप्रेषण करना। आप जो कह रहे हैं वो बात सुनने वाले तक पहुंचे, सुनने वाला जो कह रहा है वह बात कहने वाले तक पहुंचे। अगर अर्थ का संप्रेषण ही नहीं हुआ तो फिर काहे की भाषा? इसीलिए आपको याद होगा भाषा के कैरेक्टर के दौरान मैंने कहा कि उन सब स्थितियों को, संकेतों को या ध्वनियों को भी भाषा की परिधि में शामिल कर लिया जाता है जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। जैसे रेड लाइट का सिग्नल, आवाज नहीं है वहां पे, लेकिन अर्थ का बोध हो रहा है कि रुकिए, है कि नहीं है? तो अर्थ का बोध कराना भाषा की सबसे बुनियादी और उत्कृष्ट उद्देश्य है कि अर्थ संप्रेषित हो सके। तो अर्थ के संप्रेषण को भाषिक संरचना का प्रारंभिक उद्देश्य माना उन्होंने, पहला स्तर माना, और कहा कि एक वक्ता या लेखक के जो विचार है वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या उसकी सोच है, वह तभी हमें समझ में आती है जब ठीक ठीक उसके बोलने और लिखे जाने का अर्थ हमें पता चल सके। मान लीजिए बहुत कठिन संस्कृत निष्ठ तत्सम हिंदी शब्दावली में कोई एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाए, अंग्रेजी का पैराग्राफ ट्रांसलेट करके गूगल से हिंदी में दे दिया जाए, कठिन कठिन शब्द हो, तो पढ़कर आपको मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। इसलिए मजा नहीं आएगा कि उसके अर्थ को आप ठीक से संप्रेषित नहीं कर पा रहे हैं। तो पहली बात डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो कही वह थी अर्थ की प्रधानता। ठीक है, इस संबंध में जो दूसरा स्तर उन्होंने बताया उसे उन्होंने कहा प्रोक्ति। प्रोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रो जोड़ उक्ति। प्रोक्ति पे आने से पहले एक चीज जो छूट गई आपको बताना चाहूंगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अर्थ को भाषा संरचना का केंद्रीय तत्व माना है। हॉकिट से इनके विचार अलग हैं। हॉकिट का देखिएगा तो वो प्रथम 3 को ही केंद्र में मानते हैं और अर्थ को परिधि पर मानते हैं, लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है ना, इसको केंद्र में रखा जाना चाहिए क्योंकि भाषा का अंतिम उद्देश्य ही होता है अर्थ का संप्रेषण कर पाना। ठीक है, आप देखेंगे कि एक वाक्य होगा, एक वाक्य में एक से अधिक पद होंगे, ठीक है, एक से अधिक शब्द होंगे, ठीक है, और वो शब्द कारक चिन्हों के साथ आए होंगे तो पद होंगे। ठीक है, इन सब को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? रूपिम कहते हैं, सार्थक ध्वनि संकेत है। ठीक है, जो रूपिम है वह अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे लघुतम इकाई है।
इसलिए अर्थ की प्रधानता का जिक्र डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा और कहा कि इसे परिधि पे नहीं रखा जाना चाहिए, इसे केंद्र में रखा जाना चाहिए। ठीक है। भाषा संरचना का जो दूसरा स्तर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बताया उसे उन्होंने कहा प्रोक्ति। क्या कहा? प्रोक्ति। प्रोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो जोड़ उक्ति। अंग्रेजी से यह शब्द आया हुआ है हिंदी में। अंग्रेजी में प्रोक्ति के लिए एक शब्द चलता है डिस्कोर्स। क्या शब्द है? डिस्कोर्स। और डिस्कोर्स का अर्थ होता है विचार व्यक्त करना, भाषण देना, तर्क के साथ अपनी बात रखना, इसे हम प्रोक्ति कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और प्राचीन भारत में भी प्रोक्ति के लिए एक शब्द हुआ करता था, प्रयोग किया जाता था और उसे कहा जाता था महावाक्य। अब ये महावाक्य क्या है, इसी से हम प्रोक्ति को समझ लेंगे कि प्रोक्ति किसे कहते हैं। प्रोक्ति दरअसल एक से अधिक वाक्यों का समूह होता है। एक से अधिक वाक्यों के समूह को हम क्या कहते हैं? प्रोक्ति कहते हैं, जिसमें एक से अधिक वाक्य होते हैं। 2, 4, 5, 6, 8 इस तरह के वाक्यों के समूह को हम प्रोक्ति कहते हैं। ठीक है। अब प्रोक्ति क्यों कहा? वाक्य से भी बात समझ में आ सकती थी, लेकिन भोलानाथ तिवारी का कहना है कि किसी विचार या मंतव्य को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा बोलना होता है, थोड़ा लिखना होता है, थोड़ी अपनी बात बतानी होती है। और उस विचार और मंतव्य को ठीक से बताने के लिए जाहिर सी बात है एक से अधिक वाक्यों और कुछ ढेर सारे शब्दों की जरूरत पड़ती है। आपके मन में कोई विचार है और आपसे कहा जाए कि एक वाक्य में आप खत्म करिए या एक शब्द में आप खत्म करिए, तो बहुत मुश्किल काम है, स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, क्या कहें क्या छोड़े। लेकिन जब आपके पास यह विकल्प हो कि नहीं, थोड़ी तसल्ली से, थोड़े आराम से, थोड़ा समय लेकर कुछ और शब्द ले लीजिए, कुछ और वाक्य ले लीजिए और इस बात को आप कह दीजिए, वही है प्रोक्ति। जो एक से अधिक वाक्यों का जो समुच्चय या समूह जो होता है उसे भोलानाथ तिवारी ने प्रोक्ति कहा और इसे महत्वपूर्ण माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि विचारों की स्पष्टता के लिए, ठीक है, भावनाओं की स्पष्टता के लिए एक से अधिक वाक्यों की जरूरत होती है और वही एक से अधिक वाक्य को उन्होंने प्रोक्ति कहा, जो अंग्रेजी के डिस्कोर्स शब्द से आया हुआ है, ताकि अपनी बात को विस्तार से बताया जा सके, विस्तार से समझाया जा सके। आगे बात समझ में? अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। अभी हमने प्रोक्ति समझा कि प्रोक्ति क्या है, एक से अधिक वाक्यों का समूह है। तीसरा जो स्तर उन्होंने बताया वह स्तर था वाक्य। और आप सब जानते हैं कि अब तक भाषा विज्ञान में, ठीक है, या व्याकरण में वाक्य को भाषा की चरम इकाई माना जाता था। ठीक है, कि ध्वनियों से शब्द, शब्दों से पद, विभक्ति चिन्ह, उनसे वाक्य, और एक वाक्य में अर्थ का संप्रेषण हो जाता है स्पष्टता से। तो वाक्य को भाषा विज्ञान या व्याकरण की चरम इकाई माना जाता था। लेकिन जाहिर सी बात है, अब प्रोक्ति के आ जाने से, चूंकि उसमें एक साथ कई सारे वाक्य शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना, तो प्रोक्ति के आ जाने से वाक्य थोड़ा उसके नीचे आ गया है, लेकिन एक वाक्य में कई सारे उपवाक्य भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कारक चिन्ह होते हैं, पद होते हैं, ठीक है ना, प्रत्यय, क्रिया इत्यादि। तो कई सारे वाक्य मिलकर प्रोक्ति का निर्माण करते हैं। तो वाक्यों का भी अपना स्वतंत्र महत्व है, क्योंकि वो विचार के प्रकटीकरण में सहायक होते हैं। ठीक है, और चूंकि वाक्य को प्रोक्ति की इकाई माना जाता है अब तो, है ना, कई सारे वाक्य मिलकर प्रोक्ति बनते हैं, लेकिन वाक्यों का भी अपना महत्व है, क्योंकि उस प्रोक्ति में जो विचार स्पष्टता से आ रहा है वह सीढ़ी दर सीढ़ी उस विचार की स्पष्टता में हर एक स्वतंत्र वाक्य या मिश्रित वाक्य या जो प्रोक्ति में जो भी वाक्य समूह आए हैं उन सबका भी अपना महत्वपूर्ण महत्व होता है, उनका अपना महत्व होता है। इसलिए जो तीसरा स्तर उन्होंने बताया वह वाक्य को बताया। ठीक है, चौथा स्तर उन्होंने बताया रूप। रूप को पद भी कहते हैं। ठीक है, पद आप सब जानते हैं कि पद क्या है, ठीक है, और सामान्यतः जो वाक्य है वह पदों से ही बनता है। ठीक है, वाक्य को विश्लेषित करने पे पद निकल आते हैं, और पदों के साथ जब आप शब्दों के साथ पद का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वह वाक्य बन जाता है। ठीक है, इसे ऐसे समझें कि शब्दों में जब विभक्ति चिन्ह जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, तो वह वाक्य बन जाता है। ठीक है, मैं यहां 3 शब्द लिख रहा हूं, राम, रावण और मार। 3 शब्द हैं,
अब हमने थोड़ा विभक्ति चिन्ह और कुछ संबंध, ठीक है, कुछ संबंध सूचक चीजें अगर हम जोड़ देंगे तो वाक्य बनेगा राम ने रावण को मारा। ने को और ये जो आ है ये संबंध सूचक है। ये क्या है? ये पद मिले, शब्दों से विभक्ति चिन्हों का मिलना पद कहलाता है और ये पद मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने कहा जो चौथा स्तर है उसे उन्होंने पद कहा और कहा कि पद भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर पद ना हो तो स्पष्ट ही नहीं होगा, बात स्पष्ट ही नहीं होगी। विभक्ति चिन्ह नहीं, कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया क्या हो रही है, प्रत्यय उपसर्ग इत्यादि सारी चीजें मिलकर के पद निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक है, और फिर नीचे आइए, पद कैसे बनते हैं? पांचवा स्तर बताया शब्द का। पद कैसे बनते हैं? शब्दों में विभक्ति चिन्ह जोड़ देने से पद बनते हैं। ठीक है, शब्दों में विभक्ति चिन्ह जोड़ने से तो पद बनते हैं, लेकिन अगर पदों से विभक्ति चिन्ह को हटा लिया जाए तो वो क्या रह जाएंगे? शब्द रह जाएंगे। तो आपको मैंने पहले ही कहा कि ऊपर से नीचे की तरफ हम उतर रहे हैं। तो हालांकि सामान्यतः शब्द को भाषा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि शब्द का अपना एक अर्थ होता है। अर्थ के प्रस्फुटीकरण में शब्दों का अपना महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, और भाषा में भावों या विचारों की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से ही होती है। शब्दों में आप कारक चिन्ह जोड़ते हैं तो पद बनते हैं, पद से वाक्य बनते हैं, वाक्यों को जोड़ दीजिए एक साथ तो क्या बनेंगी? प्रोक्ति। प्रोक्ति से फिर अर्थ का संप्रेषण होता है, और प्रोक्ति में आप देखेंगे तो धातु होगा, उपसर्ग होगा, क्रिया होगी, सब कुछ समाहित होते हैं। ठीक है ना, तो शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर शब्द नहीं होंगे तो पद कैसे बनेंगे, पद नहीं होंगे तो वाक्य कैसे बनेंगे, वाक्य नहीं होंगे तो प्रोक्ति कैसे, प्रोक्ति नहीं तो फिर अर्थ कैसे। तो देखिए, एक संरचनात्मक अवयव में सब एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। और अंतिम जो स्तर बताया उन्होंने, वह स्तर था ध्वनि। ठीक है ना, ध्वनियां जो है वो अलग से सार्थक नहीं होती हैं। ये स्वनिम और रूपिम के दौरान मैंने आपको बताया है, अलग से सार्थक नहीं होती है। ठीक है ना, लेकिन ये ध्वनियां सार्थक शब्द, सार्थक पद, सार्थक वाक्य का निर्माण करने में सहायक होती हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कमल, तो कमल एक शब्द है ना, क म और ल। ठीक है, पर इनका वर्ण विच्छेद करिए तो क से अ को हटा दीजिए, म से अ को हटा दीजिए, ल को अ से हटा दीजिए, तो आधा क, आधा म, आधा ल या अ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, कोई सार्थक अर्थ नहीं है। लेकिन जब ये मिलते हैं तो एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। इसलिए ध्वनि का भी महत्वपूर्ण है, और ध्वनि में फिर भाषा की आंतरिक संरचना, बलाघात, अनुतान आदि का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये 6 स्तर डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने बताए। और इसमें एक और चीज अगर आप जोड़ दें, क्योंकि भाषा बोली भी जाती है और भाषा लिखी भी जाती है, तो अगर भाषा की लिखित संरचना को अगर आप जोड़ दें तो हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जिस लिपि में वह भाषा लिखी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं एक शब्द लिखूं यहां पे, लिपि लिख दिया ना, तो यहां ल और प ध्वनि से पहले छोटी यानी कि ह्रस्व ईकार की मात्रा आई है, ये देवनागरी लिपि में। लेकिन अगर इसे हम अंग्रेजी में लिखें तो LIPI होगा ना, तो यहां आप देखें ल के बाद पी की ध्वनि आई है, प के बाद पी की ध्वनि आई है कि नहीं आई है? तो लेखन संरचना को भी अगर आप जोड़ दीजिए, जो लिखित स्तर है, तो वहां पे भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस तरह लेखन व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए हम लेखन व्यवस्था की संरचना को भी उसमें भाषा के स्तर में शामिल कर सकते हैं, और इसे हम 7वीं संरचना के रूप में भी देख सकते हैं कि भाषा की जो लेखन व्यवस्था होती है वह भी कैसे अलग होती है, लिपि बदल जाने के कारण कैसे उसमें अंतर आ जाता है। तो ये भाषिक संरचना के विविध स्तर थे, जिसे आज की क्लास में हमने समझने, पढ़ने और आपको समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय पे लेकर एक अच्छी समझ बना सकने में कामयाब हुए होंगे, और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई संदेह होगा तो उसे हम अगली क्लास में समाप्त करेंगे।